जी, तो आज की आपकी सेकंड क्लास एक्सेल में कल हमने कुछ बेसिक चीज़ों से शुरुआत की थी। एक्सेल के अंदर एक प्रैक्टिकली तरीके से लर्न किया था क्लास 1 के अंदर। कल मैं शायद थोड़ा सा ही पढ़ा होता कल, सम एवरेज। थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेकर चलेंगे पहले 5 मिनट, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसको बंद कर दीजिए, शोर आ रहा है बाहर का। तो देखेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि जब हमने एक्सेल स्टार्ट किया था तो एक्सेल की फाइल को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। वर्कबुक का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। जिस तरह से कल एक मैंने एग्जांपल भी दिया, एक नोटबुक या एक वेबसाइट का, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट एंड कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड नोटबुक। और इसी तरह से हमें एक्सेल में काम करने के लिए यहाँ पर एक शीट मिलती है और क्वेश्चन भी आता है कि अक्सर MS एक्सेल 2010 वर्जन में हमें कितनी टोटल शीट्स पहले से ओपन की मिलती हैं? 3 शीटें। काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट ओपन होती है इन MS एक्सेल वर्जन 2010 और इन बिफोर वर्जन्स 2010 या 10 से पहले में 3 शीटें डिफ़ॉल्ट मिलती हैं हमें। और 2010 के बाद 2013 वर्जन आया जो कि स्क्रीन पे ओपन भी है। इसमें देखो आपको डिफ़ॉल्ट सिंगल ही शीट मिलेगी। ये इसके बाद में भी सभी में सेम रहेगा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कल टाइटल बार, एंड सेकेंड वन इज मेन्यू बार। और ध्यान रखना फाइल का नेम डिफ़ॉल्ट होता है बुक 1, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1। और ये होती है फॉर्मूला बार, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला बार पढ़ते हैं, या लेफ़्ट साइड में एक नेम बॉक्स भी दिया होता है। और कल हमने ये भी सीखा कि यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं इन सभी का एक एड्रेस भी होता है। और किसी भी सेल का अगर हमें एड्रेस चेक करना है, उसका पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऊपर से कॉलम का नेम, देन रो का नेम। नेम ऑफ द कॉलम प्लस नेम ऑफ द रो इज कॉल्ड सेल एड्रेस। तो जो एक सेल का एड्रेस बनता है कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर बनता है। आगे पढ़ेंगे, हमने यहाँ पर एक सेल में लिखा नेम, टैब दबाया था नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए। हिंदी, मैथ्स, साइंस, हमने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे टोटल और एंटर कर दिया। अब एंटर करते ही सीधा स्टार्टिंग पर आता है। इसके बाद हमने नेम लिखा, मार्क्स दे दिए। टोटल किया था कल हमने, एक तो सेल बाय सेल मेथड के ज़रिए किया था, इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2। तो यानी कि ये हो गया इंडिविजुअली हमने हर एक सेल का एक एक का पहले एड्रेस लिखा कि एक एक सेल का टाइप करते गए B2 प्लस C2 प्लस D2 E2 और F2 और एंटर कर दिया। इसके बाद हमने एक और मेथड भी पढ़ा था, आप सभी को ध्यान हो तो बिल्कुल। तो इक्वल टू सम, SUM सम फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन की थी। तो सम फंक्शन का यूज़ किया जाता है प्लस करने के लिए, एडिशन करने के लिए, ठीक है। एडिशन करना यानी कि प्लस करना। किसको करना है? पाँचों को। तो पाँचों का आप सेल रेंज नहीं लिखेंगे, एड्रेस नहीं लिखेंगे, पाँचों का सीधा रेंज दे देंगे। जहाँ से जहाँ तक टोटल करना है सीधा रेंज टाइप कर देंगे फर्स्ट और लास्ट सेल एड्रेस की। बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा B2 कोलन F2। अब B2 हमारा फर्स्ट सेल है, F2 लास्ट सेल हो गया, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका, और कल हमने ये दोनों तो मेथड पढ़े ही थे। अब ये तो हमें पता होना ही चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्टकट कमांड ऑफ ऑटो सम। अब देखो ऑटो सम क्या होता है? सम तो हमने पढ़ लिया, यानी कि ऑटोमेटिक सम होकर आ जाएगा जिसकी हेल्प से। तो एक शॉर्टकट तरीका होता है सम को करने के लिए। एक फंक्शन अगर आपको सम का चाहिए तो आप ऑटो सम कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर चेक भी कर सकते हैं, ऑटो सम ऑप्शन दे रखा है, जिसके ऊपर माउस ले जाने पे नीचे दिखा रहा है ब्रैकेट के अंदर शॉर्टकट कमांड ऑल्ट प्लस में इक्वल टू। तो यदि अगर हमें इसका टोटल करना है अब सभी का, तो कीबोर्ड से हम ऑटो सम पे क्लिक भी कर सकते हैं, बट हमें तो शॉर्टकट की याद रखनी है मेन तो उसकी,
क्योटो सम की क्या होती है। तो हम इसको माउस कीबोर्ड से करके देखते हैं। अब हमें टोटल निकालना है किस सेल में, G2 के अंदर। अब कर्सर कहाँ पे है, G2 सेल पे। तो मैंने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस किया, तो यहाँ पर देखो समरीज दिखा दी इसने, लिखी हुई आ गई ऑटोमेटिकली, बस एंटर प्रेस कर देना टोटल आप। और इसके बाद हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मूला नीचे वाले सेल पे भी चाहिए, तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो देखो कंट्रोल डी से क्या हुआ, ड्रैग हो गया फॉर्मूला। एक तो हम बाद में ड्रैग करते हैं माउस की हेल्प से, और अगर हमें कीबोर्ड से ड्रैग करना हो किसी भी फॉर्मूले को, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। इसको ड्रैग डाउन करना भी कहते हैं, फिल डाउन सेल भी बोलते हैं इसको, फिल डाउन सेल या ड्रैग डाउन, कंट्रोल प्लस में डी, यानी नीचे की तरफ ड्रैग करना। एक आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ड्रैग राइट वाला भी, कि अगर राइट साइड में ड्रैग करना हो तो कैसे करेंगे। वैसे शॉर्टकट बता देता हूँ, ड्रैग राइट की होती है कंट्रोल आर, पर हम इसको आगे प्रैक्टिकली तरीके से भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है। आगे के क्वेश्चन में कल हमने एक एवरेज भी पढ़ लिया था, सभी को ध्यान है कि एवरेज के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम का पहले नाम लिखा एवरेज, और टाइप कर दिया इक्वल टू एवरेज, और पूरा टाइप करना है, ध्यान रखना। मैंने ऊपर भले ही हेडिंग में एवीजी लिखा है, पर फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे ना, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, एवीजी लिख देते हैं, फिर भी गलत हो जाएगा। जब भी कोई फंक्शन हम टाइप करते हैं ना, देखो मैं जी लगा रहा हूँ तो नीचे लिस्ट में कोई भी लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं आ रहा, पर जैसे ही V8 आया आगे आर, अब देखो नीचे सजेस्ट कर रहा है ना, नहीं एवरेज। तो यहाँ पे मैंने एवरेज पूरा टाइप किया और रेंज को सिलेक्ट कर लिया सीधा माउस की हेल्प से क्लिक दबाकर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखो एवरेज निकल कर आ गई, और फिर से अगर हमें सेम फॉर्मूला ड्रैग करना हो तो कंट्रोल डी, ड्रैग डाउन या फिल डाउन सेल, कंट्रोल डी, एवरेज निकल कर आ गई। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2-4 वैल्यूज लिख दी, चारों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, तो इक्वल टू प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट लिख रहा है तो इसका भी नेम नीचे आ रहा है प्रोडक्ट, और साथ ही डेफिनेशन भी दिखाता है, मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखा, सिलेक्ट कर लिया रेंज को और एंटर कर दिया, देखो मल्टीप्लिकेशन होकर आ गई। और अगर आपको फॉर्मूला चेक करना है इसका कि फॉर्मूला क्या टाइप किया था, चेक करने के लिए हम F2 सेल एडिटिंग की कमांड दे देंगे। और अगर हमें ये चीज़ चेक करनी हो कि एक्सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, 10,48,576। अब देखो सबसे नीचे जाने के लिए करते क्या है, जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं तो सबसे लास्ट रो पे आ जाता है, कंट्रोल डाउन एरो। लास्ट रो पे जाने के लिए, लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल राइट एरो हो जाएगा, क्योंकि कॉलम्स होते हैं राइट में, ठीक है, राइट साइड की तरफ जाते हैं हम। तो राइट पे जाने के लिए कंट्रोल राइट, लेफ्ट पे जाना है वापस तो कंट्रोल लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही वापस ऊपर जाना हो तो कंट्रोल अप एरो। अब ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर, तो कंट्रोल की के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कि फर्स्ट रो पे या लास्ट रो पे, फर्स्ट कॉलम पे या लास्ट कॉलम पे। तो कॉलम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, रोज होती है अबव और बिलो, तो नीचे जाना है या अबव साइड जाना है। अगला क्वेश्चन, स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट। अगर हमें वर्कशीट के स्टार्टिंग पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर देंगे, स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट, कंट्रोल होम। और एक होता है, हमने कल ये भी पढ़ा था, स्टार्ट ऑफ द रो, होम की प्रेस करेंगे ओनली, जैसे MS वर्ड में भी स्टडी किया हमने, ओनली होम बटन प्रेस कर देंगे स्टार्टिंग पे जाने के लिए रो में। इसके बाद है, अब आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि MS एक्सेल में टोटल कॉलम कितने होते हैं, कितने होते हैं? 16,384। बिल्कुल, तो 16,384।
अब देखो 16,384 तो हो गए कॉलम्स, और अगर रोज की बात करें तो 1048, तो टोटल इसके अंदर फिर सेल कितने होंगे, कैसे चेक करेंगे? अगर हमें इसमें चेक करना हो ये कितने सेल हैं, ये जितने भी बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, तो हम इसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन में आता भी है कि MS एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं। होता थोड़ा सा रेयर है पर आ भी सकता है, चांसेस होते हैं इस चीज़ के। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करके भी ना आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ रोज या कॉलम कितने होता है, तभी तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज ध्यान ही नहीं होगा तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगला सवाल, लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? एक होता है लास्ट कॉलम का नेम XFD। अब XFD तो होता है कॉलम का नेम, जैसे कि अब इस कॉलम का नेम क्या है, G दिखा रहा है। हम और राइट में जाते हैं, अब इस कॉलम का नेम AB हो गया ना। अब मैंने कहा कि कॉलम का नेम ऊपर दिखा देता है AB, और अगर सेल का एड्रेस पूछूं तो AB11 हो गया। ऐसे ही मैंने कंट्रोल राइट दबाया तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, XFD 11। तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या बनेगा, बिल्कुल XFD 10,48,576। तो किसी भी सेल का एड्रेस चेक करने के लिए पहले कॉलम नेम पढ़ते हैं फिर रो नेम। अब लास्ट कॉलम का नेम है XFD, लास्ट रो का नेम है 10,48,576। तो ये सेल एड्रेस बन गया, मिला के दोनों को, कॉलम और रो नेम को मिलाकर एक सेल का एड्रेस बनता है। इसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन पे एक दो फोकस करें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि MS एक्सेल 2003 में टोटल कितनी रो होती हैं, बिल्कुल, तो 65,536 होती थी पहले, और कॉलम होते थे 256 एक्सेल 2003 वर्जन के अंदर। और अब देखो टोटल रोज हमने अभी पढ़ी थी, और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कॉलम भी पढ़ लिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384। और कॉलम देखो पहले पुराने वर्जन में 2003 के अंदर 256 कॉलम होते थे, और लास्ट कॉलम का नेम होता था IV होता था लास्ट कॉलम का नेम। जैसे अभी होता है ना XFD, पहले होता था IV लास्ट कॉलम का नाम। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो 2003 के अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ती हैं साथ में, ठीक है। बहुत ही वैसा रेयर होता है अगर बाई चांस आ भी जाए तो, ताकि हम कर पाएँ चीज़ें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कुछ पुराने वर्जन की जो आज भी दे देते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग ही रखी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमने पढ़ा भी था कि लास्ट रो पे जाने के लिए कंट्रोल डाउन, और लास्ट कॉलम पे जाने के लिए बिल्कुल, और ऐसे ही नेक्स्ट सेल पे जाना है, गो टू प्रीवियस सेल एंड सेल एडिटिंग F2। और इसके अलावा एक और भी पढ़ा था हमने, डबल क्लिक कर देंगे, कहाँ पर क्लिक कर देंगे, सेल पे। तो यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में अब इसमें दिखा रहा है बोथ A एंड C। अब देखो हम F2 से भी सेल एडिटिंग करते हैं, डबल क्लिक से भी करते हैं, तो दोनों हो जाएंगे बोथ A एंड C। और F1 से क्या इंसर्ट होता है, हेल्प विंडो। सेम MS वर्ड में भी पढ़ा, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है, एक्सेस में भी है, सेम कमांड। F1 की का यूज़ हेल्प विंडो के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। बिल्कुल, तो न्यू वर्कशीट लेने के लिए हम Shift+ F11। इसमें हमें नीचे ऑप्शन भी मिलता है न्यू शीट का, हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा Shift+ में F11
तो मैंने शिफ्ट F11 किया, देख सकते हैं स्क्रीन पर एक न्यू शीट इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू शीट आ जाएगी। आगे क्वेश्चन है, शॉर्टकट की इज यूज टू रैप टेक्स्ट। देखो रैप टेक्स्ट क्या होता है, इसकी कमांड तो होती है ऑल्ट एंटर। इससे पहले हमने MS वर्ड में पढ़ा था ना कि वर्ड रैप, वो रैप टेक्स्ट ही हो जाता है। अगर हमें इसके अंदर भी कुछ किसी भी टेक्स्ट को रैप करना हो, इसमें ऑप्शन दे रखा है रैप टेक्स्ट के नाम से। जैसे अगर मैं किसी भी सेल में डेटा टाइप कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स नेम, टैब दबाया, काम तो नेक्स्ट सेल में जा रहा है। मैंने नेक्स्ट में लिख दिया हिंदी, पर जैसे ही टाइप किया मैंने हिंदी, तो देखो स्टूडेंट्स नेम में से नेम वर्ड दिखाई नहीं दे रहा, नेम वर्ड दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम इसको ना विड्थ को बढ़ा दें। अब हम इसकी विड्थ भी बढ़ा के इसको आगे शो कर सकते हैं। कहाँ से विड्थ एक्सपेंड करेंगे, कॉलम लाइन के ऊपर। कॉलम नेम की राइट वाली बॉर्डर पे ध्यान रखना, या तो क्लिक दबा के आप इसको मैन्युअली ड्रैग कर दो और डबल लेफ्ट क्लिक। ठीक है, डबल हम क्लिक भी कर सकते हैं टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ। किसी भी कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करने के लिए हम जब डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट हो जाता है। जैसा अभी हमने क्लिक किया, अगर उसके अंदर गटरी होगी, एक्स्ट्रा स्पेस दिखा रखा है, जैसे अगर हिंदी के अंदर, अब हिंदी सिर्फ यहाँ तक आ रहा है पर विड्थ ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है जो ब्लैंक, तो इसमें रिमूव हो जाएगा डबल क्लिक से। अगर कट रहा होगा कोई भी टेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम में किया, तो इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ऑटो फिट करना। जितनी सेल को रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से यहाँ पे ऑटो एडजस्ट हो जाएगी विड्थ उसकी। बट हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे ना सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही दिखाना है, जो सेकंड वाला वर्ड है ना वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन रखा है रैप टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट एंटर। पर वो ऐसे काम नहीं करती, डायरेक्ट सेल पे क्लिक करके काम नहीं करेगी वो कमांड। अगर हम प्रेस करेंगे ना उसको ऑल्ट एंटर, तो काम नहीं करेगी ऐसे। उसके लिए आपको पहले उसके आगे कर्सर ले जाना पड़ेगा, डबल क्लिक करके या F2 करके। उसके आगे पहले कर्सर रखना पड़ता है, जिसको रैप करके आपने नीचे लेके जाना है, ऑल्ट एंटर। तो यहाँ पर देखो नेम वर्ड नीचे आ गया, उसके बाद एंटर दबा देंगे सिंपल। अब यहाँ पे हमने सिंपल एंटर किया तो देखो रैप हो गया। और ये चीज़ हम टाइपिंग करते समय भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैंने लिखा मार्क्स इन, इसके बाद हिंदी वर्ड को नीचे लेके जाना है, मार्क्स इन हिंदी। तो इन लिखने के बाद ऑल्ट एंटर दबाया, हिंदी टाइप किया, टैब दबा दिया। तो ये होता है ऑल्ट एंटर का यूज़ टेक्स्ट को रैप करने के लिए। अगली कमांड आपको ये वैसे याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मेट सेल। क्या चीज़? बिना ऑल्ट एंटर से, वो तो फिर वैसे नीचे आ जाएगा। वो तो डन करने के लिए होता है, एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। शॉर्टकट की इज यूज टू फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल की कमांड होती है Ctrl+1। तो यहाँ पे देखो जब मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन पर एक फॉर्मेट सेल्स का एक विंडो ओपन हो जाती है अलग से। ठीक है, ये कमांड आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट कमांड होती है। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो प्रैक्टिकल अगर आपका होता है ना इस चीज़ में, या जिनके भी CPDs में प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके कोर्स में ना फॉर्मेट सेल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी स्प्रेडशीट को बनाने में फॉर्मेट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है CPD एग्ज़ाम्स में भी। ठीक है, पर आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट की याद रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम इसमें यूज़ करेंगे नहीं इसका। आगे पढ़ेंगे, शॉर्टकट की टू टर्न ऑन द फिल्टर। अब फिल्टर का काम होता है छाटना। जैसे RO फिल्टर होता है हमारे घर पर, साफ पानी को निकाल के अलग कर देता है और ख़राब पानी को बाहर निकाल देता है। तो फिल्टर का काम भी क्या होता है, छाटना। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक डेटा है स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, नेम हिंदी, मैथ, साइंस। अब मैंने कर दिया ऑल्ट इक्वल एंटर, नेम लिखा, मार्क्स दे दिया। अब सेम फॉर्मूला में ना नीचे भी चाहिए, Ctrl+D प्रेस कर देंगे।
नेम लिखा, मार्क्स दे दिए, कंट्रोल डी कर दिया, फिर एंटर किया, नेम मार्क्स। अब देखो गलत एंट्री होगी, एक टाइपिंग मिस्टेक होगी, गो टू प्रीवियस सेल, शिफ्ट प्लस में टैब बटन, फिर से कंट्रोल डी प्रेस किया, आंसर निकल कर आ गया। अब एक हमें यहाँ पर एक डेटा डिज़ाइन करा, हमें इसमें से चेक करना है कि हिंदी के सब्जेक्ट में जितने भी बच्चों के मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा है ना, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड लगा रहा ना स्क्रीन पे। हम चाहते हैं स्क्रीन पर सिर्फ उन्हीं बच्चों का डेटा देखना है जिनके मार्क्स हिंदी में 80 या उससे ज़्यादा हैं। तो 80 या 80 से ज़्यादा तो सिर्फ 3 ही बच्चों के हैं। हम चाहते हैं सिर्फ उन्हीं का डेटा स्क्रीन पे दिखाए, बाकी सभी का हाइड हो जाए, स्क्रीन से हटाना है। हम चाहते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों का प्रिंट आउट निकालना है जिसके नंबर इतने से ज़्यादा हैं। अब जैसे अगर हमने कोई एग्ज़ाम्स दिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अब हमने टॉप 10 का डेटा डिज़ाइन करना है, बनता है ना कि लिस्ट भी लगती है कॉलेजेस में भी कि टॉप 5 में कौन है, या वो निकाल लेते हैं टॉप 10 जिसमें कंसोलेशन प्राइजेस भी रख देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर या टॉप 7 निकाल लिया, टॉप 6 निकाल लिया। तो पहले रिकॉर्ड को डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद डेटा को ना वो फिल्टर करते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर हम कंडीशन लगाकर किसी भी टेबल डेटा में हम उसको फिल्टर करके छांट के निकाल सकते हैं। जैसे कि टॉप 3 का डेटा देखना है, टॉप 5 का, या सिर्फ उन्हीं बच्चों का हमें स्क्रीन पर रिकॉर्ड देखना है जिसका नाम यहाँ पर रिया है, या फिर जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है या खाली ए से स्टार्ट होता है। तो ये फिल्टर लगाना बोलते हैं इसके लिए, छांटने के लिए। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। मैं एक कंडीशन आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। देखो कहाँ पे जाके ऑप्शन मिल रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर में भी ऑप्शन है। इसको ना फिल्टर तो कहते ही हैं, इसके अलावा ऑटो फिल्टर भी पढ़ते हैं इसको। इस ऑप्शन को हम फिल्टर या ऑटो फिल्टर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऑटो फिल्टर आ जाए तो एक ही बात होती है इसमें। तो यहाँ पे देखो जैसी हमने कमांड दी, ऊपर हेडिंग रो में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बटन से बने हुए आ जाएंगे, ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे भी शो है। अब मैंने कंडीशन ये लगा दी कि हिंदी के सब्जेक्ट में देखो फिल्टर बटन पे क्लिक किया, एक कंडीशन टेस्ट करा रहे हैं नंबर फिल्टर्स पे जाकर। इफ सेल वैल्यू यानी कि सब्जेक्ट वैल्यू ग्रेटर देन है कितने से, या अगर इक्वल टू है कितने से, 80 से, तो क्लिक करने पे टाइप कर देंगे। इफ सेल वैल्यू ग्रेटर देन या अगर इक्वल टू है 80 से, ओके कर दिया। अब देखो जिसके भी मार्क्स हिंदी में 80 या 80 से ज़्यादा थे उन सभी का डेटा दिखा रहा है, बाकी सारे हाइड कर दिए। अब हम इसका प्रिंट कर सकते हैं, या हम चाहते हैं ए से स्टार्ट होने वाले सारे दिखा देना, हमें और किसी का चाहिए नहीं रिकॉर्ड में नाम, या जिसका नाम बी पे ख़त्म हो रहा है या सी पे ख़त्म हो रहा है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। और हटाने के लिए हम इसी में जाके जिस पे हमने फिल्टर लगाया क्लियर फिल्टर करना पड़ता है हमें, हटा दिया, ठीक है। तो ये होता है फिल्टर। सर कई फिल्टर एक साथ लगाने होते हैं? एक साथ आप एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते। एक से ज़्यादा वाला जो पॉइंट होता है वो प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आता है, जॉब्स लाइन के अंदर सिर्फ, वो एग्ज़ाम पार्ट नहीं होता, पर उसके लिए होता है एडवांस फिल्टर, वो जॉब्स के लिए बच्चे सीखते हैं, वो इसमें नहीं आता। इसमें आपको सिर्फ ऑटो फिल्टर का यूज़ करना होता है जो एग्ज़ाम के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ फॉन्ट सेटिंग। देखो फॉन्ट सेटिंग्स का मतलब, यहाँ पे हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे जाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया था ना वर्ड में, अब एक्सेल में चेंज हो गई। देखो कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉन्ट सेटिंग्स की कमांड, और देखो यहाँ पे जब हम इस कमांड को प्रेस करते हैं ना कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो स्क्रीन पर जो डायलॉग बॉक्स हमें स्क्रीन पर अपीयर होता है
तो वो फॉन्ट के नाम से नहीं मिलता, फॉर्मेट सेल के नाम से अपीयर होता है डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फॉन्ट टैब। यहाँ पे ऑप्शंस तो आपको फॉन्ट के सिलेक्टेड मिलेंगे क्योंकि हमने कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस किया, तो फॉर्मेट सेल की विंडो पे मिलेंगे पर, तो फॉर्मेट सेल के ऑप्शंस होते हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी रो को हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस में 9, अगर रो हाइड करनी है तो कंट्रोल 9। जैसे कि मैंने क्लिक किया रो नंबर 5th के अंदर और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल 9, तो देखो 5th नंबर रो यहाँ से हाइड हो चुकी है। मैंने अंडू किया और यदि अगर मैं कंट्रोल 9 की बजाय कंट्रोल 0 प्रेस कर देता हूँ तो पता क्या हुआ, यहाँ पर कॉलम हाइड हो गया इसके अंदर। अंडू कर दिया, तो अगर हमें कॉलम हाइड करना है तो कॉलम हाइड कर सकते हैं। देखो सी कॉलम हाइड हो गया, कर्सर हमारा सी कॉलम में है, तो कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड होता है, कंट्रोल प्लस 9 से रो हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। एक्सेल में जब भी कोई हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं तो स्क्रीन पर जो डेटा हमें शो होता है वैल्यूज़ राइट साइड में दिखाती है। देखो हमने यहाँ पे जब टाइप किया तो राइट साइड में दिखाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स लेफ्ट में जाते हैं और न्यूमेरिकल राइट में चली जाती हैं। और यहाँ पे जो हमने डेटा टाइप किया ना एक्सेल में, अब इसमें हमने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर टाइप किए हैं और मैक्सिमम जो विड्थ होती है ना किसी भी कॉलम की, हम यहाँ से अभी हमने जैसे कुछ थोड़ी सी विड्थ क्लिक दबा के इस तरह से बढ़ाई भी, और अगर हमें और बढ़ानी हो इन सभी की, हम चाहते हैं जो टोटल वाला कॉलम है अगर इसकी विड्थ 15 पॉइंट करनी है या 50 पॉइंट करनी है तो कैसे करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया टोटल कॉलम को, फॉर्मेट पे जाकर कॉलम विड्थ पे क्लिक करके, बाय डिफ़ॉल्ट तो होती है वैसे 8.43, अब यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 256 कर दिया, मैंने ओके कर दिया, तो स्क्रीन पर कह रहा है कि कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 and 255 कैरेक्टर्स। तो 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हम इसकी विड्थ एक्सपेंड नहीं कर सकते किसी भी कॉलम की। तो मैक्सिमम जो टेक्स्ट लेंथ हम कर सकते हैं इसके अंदर 255 कैरेक्टर की कर सकते हैं, सेल की लेंथ, ठीक है। सेल की जो लेंथ होती है विड्थ होती है इसकी 255 कैरेक्टर, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगले क्वेश्चन में है, ये पॉइंट हमने पिछले एप्लीकेशन में भी पढ़ा था। हमें अगर व्यू टैब पे जाना है तो ऑल्ट दबाया, देखो W हाईलाइट हो रहा है, तो W प्रेस करने पर हम व्यू पे जा सकते हैं। या अगर हमें होम मेन्यू पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है तो ऑल्ट H होम के लिए, ऑल्ट N इंसर्ट के लिए, तो इस तरह से सभी के लिए अलग अलग। अगला पॉइंट है, व्हेन वी सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स B3 कॉलन में G9। अब देखो पहले हम इसको पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। क्वेश्चन में कह रखा है कि व्हेन वी सिलेक्ट अ रेंज B3 से लेकर, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ G9 तक, मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली B3 से G9 तक। अब इस रेंज का जो कंप्लीट नाम है वो तो B3 कॉलन में G9 पढ़ा जाएगा। अब फर्स्ट सेल एड्रेस क्या हमारा, या B3 और इसका हो गया G9, इस सेल का एड्रेस। अब हमें इस कॉर्नर से इस दूसरे कॉर्नर तक G9 तक सिलेक्शन करनी है, तो सिलेक्शन तो कर ली। तो इस रेंज का जो नाम हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है ना, कहाँ पर, एड्रेस बॉक्स में, यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर। जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या दिखाता है, उसका सेल एड्रेस दिखाता है ना, एक्टिव सेल का। और अगर मैं ये 2 सेल एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, 3 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब किसका दिखा रहा है, जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। हमने सिलेक्शन स्टार्ट की E3 से, तो सेल का एड्रेस भी इसमें E3 दिखाएगा। मैंने अगर यहाँ से सिलेक्ट किया है
C5 से तो C5, ऐसे B3 से अगर G9 सेलेक्ट किया तो क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है देन इन द नेम बॉक्स, तो नेम बॉक्स में ओनली द नेम ऑफ फर्स्ट सेल इज शोन, तो फर्स्ट सेल का ही एड्रेस शो होता है हमें सिर्फ, तो उसका नेम आपको क्या शो होगा। अगर हमने स्टार्टिंग विद B3 से किया है तो B3 ही तो दिखाएगा जैसा भी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे B3 हो जाएगा। जिस सेल रेंज से हम सेलेक्ट करते हैं वही सेल हमारा एड्रेस को पिक कर लेता है। अगले पॉइंट में हमने MS वर्ड में क्वेश्चन पढ़ा था मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज, अब उसमें तो होता है 500, पर MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम साइज और मिनिमम, और पावर पॉइंट में भी सेम एक्सेल की तरह सेम मिलेगा 400 और 10%। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था डैश की इज यूज्ड टू एडिट अ सेल, F2 कर लेंगे सभी। अगले क्वेश्चन में शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ए होल रो, शिफ्ट प्लस में स्पेस बार। अगर मैं किसी भी रो में क्लिक करके, जैसे रो नंबर 3 पे मैंने क्लिक किया कहीं पे भी, उसके बाद अगर मैं शिफ्ट बटन के साथ स्पेस दबाता हूँ तो देखो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया रो नंबर 2 में, शिफ्ट के साथ स्पेस बार रो सेलेक्ट करने के लिए, और अगर हमें कोई कॉलम सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस में स्पेस बार। होल कॉलम का मतलब या होल रो का मतलब पूरी रो या पूरा कॉलम या एंटायर कॉलम भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो। सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, कंट्रोल प्लस ए। ये तो सभी में कॉमन होता है कि सिलेक्ट ऑल के लिए हमने बाहर क्लिक किया कंट्रोल ए, तो यहाँ पर देखो पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। बट जब हम किसी टेबल में क्लिक करते हैं, अब टेबल देखो एक हमारे पास ऊपर है, एक हमारे पास नीचे आ गई। हमने एक ऊपर बना दी, एक नीचे बना दी। अब मेरा कर्सर अगर यहाँ पर है नीचे वाले टेबल में, अब देखो इस करंट रीजन में है, नीचे वाले रीजन में, यानी कि नीचे वाले एरिया में है। रीजन का मतलब ये एरिया या फिर ये एक्टिव टेबल है जो हमारी। कंट्रोल ए प्रेस कर रहे हैं तो देखो सिर्फ ये वाली टेबल सेलेक्ट होती है, यहाँ पे ऊपर वाली नहीं हो रही और ना ही पूरी शीट हो रही है। और अगर कर्सर ऊपर वाले डेटा टेबल में है कंट्रोल ए, तो देखो ये एक्टिव टेबल सेलेक्ट होगी। अगर किसी ब्लैंक एरिया सेल पे होता है तो पूरी वर्कशीट होती है, पर अगर कर्सर इसी में हो, हम कंट्रोल ए करते हैं तो पहले रीजन सेलेक्ट होता है, यानी कि एक्टिव टेबल रेंज जो होती है वो सिलेक्ट होगी। फिर एक बार और दबाएंगे तो पूरी वर्कशीट हो जाएगी। फिर तो ऐसे में हमें 2 बार करना पड़ता है फिर उस केस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ाएंगे आपको कि किस लिए यूज़ होता है। एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकली क्लियर होगा, ठीक है, वैसे क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। अगले क्वेश्चन में टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, क्वेश्चन हो चुका आपका शिफ्ट प्लस F11 हो चुका ना आपका सभी का, रिपीट करें। तो यहाँ पर देखो अभी हमारे पास 3-4 शीट्स है, नीचे 3 दे रखी हैं। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस में F11 प्रेस करता हूँ तो देखो प्रेस करते ही शीट नंबर 4 भी आ गई, तो शीट नंबर 4 आ गई इंसर्ट होकर। जिसके बाद अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 28 में, ये टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे इसका यूज़। काउंट इफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आता है ये काउंट इफ, काफ़ी बार आता है ये फॉर्मूला। इसका यूज़ वर्बली बताएंगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमें प्रैक्टिकली करेंगे, देखेंगे इसका यूज़। तो हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को कवर करते हैं कि क्या चीज़ कह रहा है कि टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, यानी कि अगर हमें एक्सेल के अंदर
करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी हो तो किस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं? इक्वल टू NOW नाउ, और देखो टाइपिंग के समय पे इसकी डेफिनेशन भी दिखा रहा है, रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, और बीच में कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा जाता है इसका, और डेट और टाइम करंट आता है हमेशा, और एक्टिव डेट एंड टाइम दिखाता है हमेशा, अपडेटेड दिखाता है। अगर मैं इस फाइल को अगर सेव करके बंद कर देता हूँ, नेक्स्ट डे या फिर 1 मिनट बाद चेंज कर देते हैं, फाइल ओपन करते हैं 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो वही सेम टाइम दिखाई देगा जो सिस्टम के फॉर्मेट में चल रहा होगा। हमेशा करंट एक्टिव डेट एंड टाइम मिलता है इसके अंदर हमें। और एक होता है इक्वल टू टुडे, टुडे का होता है डेट इंसर्ट करने के लिए। जब हम नाउ फंक्शन अप्लाई करते हैं, नाउ अप्लाई करने पर डेट और टाइम दोनों, टुडे फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ डेट इंसर्ट होकर आती है, करंट डेट। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपने MS वर्ड में भी पढ़ा था, इसको हम स्किप करेंगे, सभी को मालूम है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए टैब और प्रीवियस के लिए शिफ्ट प्लस में टैब। क्वेश्चन नंबर 33 भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वर्क बुक होता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या था? डॉक्यूमेंट था। किसी एक्टिव वर्कबुक को बंद करने के लिए कंट्रोल W या F4 कंट्रोल के साथ। अब उसमें था एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए या एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 भी सेम रहेगा। और कंट्रोल 1 वाला क्वेश्चन अभी हमारा ऊपर गया था ना, फॉर्मेट सेल्स की कमांड, ठीक है ना। तो कंट्रोल 1 प्रेस करने पर फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होती है यहाँ पर प्रेस करने पर। एंड द नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश रोज एंड डैश कॉलम्स in a worksheet of MS Excel 2007। तो 10,48,576 रोज एंड कॉलम 16,384। अब नीचे मैंने एक नोट भी दे रखा है, इन MS Excel 2003 और इन अर्लियर वर्जन, यानी कि जो पुराने वर्जन है 2003 से पहले के, एक्सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज 65,536 होती हैं और जबकि कॉलम्स 256 होते हैं। और अगर हम इसके अंदर पढ़ें कि लास्ट कॉलम का नेम होता था जो 2003 के अंदर IV, तो वहाँ पे होता था IV, और अब क्या होता है XFD। क्वेश्चन नंबर 37 भी सभी को पहले से ही आता होगा, हमने पीछे भी कवर किया था। कोलैप्स द रिबन, एक्सेल में भी सेम चीज़ यहाँ पे भी दे रखी है। कोलैप्स का ऑप्शन हाइड करने के लिए रिबन को कंट्रोल F1, सेम ही कमांड काम करेगी रिबन को शो या हाइड करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, ऑल्ट एंटर। ये हमारा ऊपर भी हो चुका, देखो वर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर। अब ऊपर थोड़ा सा डिफर थी, इसमें आपको डिफरेंट मिल रही है। तो ऑल्ट प्लस एंटर इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट इन सेम लाइन, मतलब कि सेम लाइन के अंदर अगर हमें करना सेम सेल, सॉरी यहाँ पे लाइन ही सेम सेल के अंदर आएगा, रैप टेक्स्ट और ऐड स्पेस बिटवीन लाइंस, तो ऑल्ट एंटर का यूज होता है। एंड द डैश फॉर्मूला इज यूज टू एडिशन। अब देखो एडिशन का मतलब प्लस करना, ठीक है, एडिशन का मतलब प्लस करना है, और प्लस करने के लिए, एडिशन करने के लिए किस फंक्शन का? सम फंक्शन का। प्लस नेम से कोई फॉर्मूला नहीं होता, एडिशन नेम से कोई फॉर्मूला नहीं है, सम के नाम से होता है एडिशन करने के लिए, प्लस करने के लिए। ध्यान रखना, प्लस करना हो जब भी तो सम फंक्शन का यूज होता है। एक क्वेश्चन नंबर 40, टू रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन इज फाउंड ऑन द रिबन
अंडर द डैश टैब इन एक्सेल मेन्यू बार। अब एक्सेल में मेन्यू बार के अंदर डैश टैब यानी कि डेटा टैब, एक्सेल पे जाएंगे। अब डेटा में किस ऑप्शन के लिए कह रहा है? टू रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन इज फाउंड। कहाँ पे जाके फाउंड होता है? हमें डेटा टैब में। तो चेक करना है कहाँ पे है, ये दे रखा रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करने के लिए हम रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई डेटा एंटर किया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन अगर एक से ज़्यादा बार लिख दिया, अगर सेम, हम चाहते हैं कि उसको रिमूव करना है, तो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगी ये कमांड। कोई भी ऐसी एंट्री अगर हम मोर देन वन टाइम एंटर कर देते हैं अपनी रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर, जैसे मान लो मैंने आप में से सभी बच्चों के नाम लिखवा लिए और कोई बच्चा 2 या 3 बैच भी लगा रहा है आप में से, तो अगर वो दोबारा नाम लिख देता है, मैं दोबारा एंट्री कर देता हूँ उसकी लिस्ट के अंदर, जो 2 भी डुप्लीकेट एंट्री होगी ना, 2 बार हो रखी होगी, वो रिमूव हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो ये यूज़ होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का, डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करने के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो आगे करते हैं कल की क्लास में।